नमस्कार। आप लोग स्टडी बाय वीरेंद्र सर देख रहे हैं। आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर से संबंधित प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आइए आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर पेडागोगी ऑफ हिंदी यानी कि हिंदी शिक्षण से इन टर्म से जो संबंधित प्रश्न आएंगे, महत्वपूर्ण मात्र 40 प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ आप लोग इन टॉपिकों को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे जहां से प्रश्न मैं बनाया हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य बताइए। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। छात्रों में भाषा के प्रति सम्मान जागृत करना, छात्रों में एकता का भाव जागृत करना, देश की मूलभूत संस्कृति से परिचित कराना, छात्रों को देश के विभिन्न भाषाई लोगों से संपर्क योग्य बनाना। इन 4 ऑप्शन से आप लोग सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी। भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य है कि छात्रों को देश के विभिन्न भाषाई लोगों से संपर्क योग्य बनना, यानी कि संपर्क योग्य बनाना, जिससे कि अपने राष्ट्रीय भावना का विकास हो सके। आइए अगले प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। अब 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो टाइम अधिक होगा और पेपर भी आप लोगों का जल्द ही है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप लोग इसे पढ़ लें, देख लें और सही आंसर का चयन कर लें। मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। तो इस प्रश्न का चारों ऑप्शन आप देख ही चुके हैं और आप लोग थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाएं, आप लोग सही आंसर का भी चयन कर लें। तो कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो यहाँ 4 ऑप्शन है। इसमें से यदि सही ऑप्शन का हम लोग चयन करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को भावानुसार वाचन की दक्षता प्रदान करना। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3 है, कक्षा शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन कर लें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, आप इसे अच्छी तरीके से आंसर को पढ़ेंगे तो आप खुद ही ये पेडागोगी से संबंधित, शिक्षण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। यदि आप अपना एकाग्रता के साथ आंसर को पढ़ें, पहले प्रश्न को समझें फिर आंसर को पढ़ें, आपको 100% मुझे उम्मीद है कि आप सही आंसर ट्रिक करेंगे। तो कक्षा शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रणाली का सबसे बड़ा जो लाभ है वह होगा ऑप्शन सी, कि छात्र अध्ययन के प्रति सचेत व अभिमुख रहते हैं। क्योंकि प्रश्नोत्तर प्रणाली में छात्र यह हमेशा जागरूक रहते हैं कि हमसे जो प्रश्न आए उसका आंसर देना है। तो प्रश्न को समझने के लिए और क्लासरूम में अपनी बौद्धिकता को साबित करने के लिए वह हमेशा सचेत और अभिमुख रहते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 है, भावनात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है। ये प्रश्न ब्लूम की टैक्सोनॉमी से है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से है। ब्लूम ने 1956 में जो 3 शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था उसमें था ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, भावात्मक या भावनात्मक, और तीसरा था क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक। एक और नाम इससे क्रियात्मक को जानते हैं, मनोचालिक। तो आप इसे बताएं। भावनात्मक पक्ष के जो स्टेप हैं उससे पूछा है कि सबसे उच्चतम स्तर पर कौन सा है। तो इस प्रश्न का आप उत्तर का चयन आप कर लिए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, चरित्र निर्माण। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है,
एक अच्छी विज्ञान पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता निम्न होती है। यहाँ पे विज्ञान की बात आ गई है। तो आजकल जो कोई भी साहित्य है सबका सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करने की बात हो रही है, इसलिए विज्ञान पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता की बात हुई है। अगर यहीं पे भाषा शिक्षण की भाषा पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता होनी चाहिए तो वहाँ पर भी ये प्रश्न आपको कार्य करेगा, आपके लिए लाभदायक होगा। तो यहाँ पे जो है सही आंसर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी है, नवीनतम जानकारी शामिल होना। कोई भी पाठ्य पुस्तक है वो अगर जितना ही अपडेट है, जितना ही लेटेस्ट न्यूज और सामग्री जो शोध कार्य अनुसंधान कार्य चलते रहते हैं उनको शामिल किया जाए तो वह एक पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषता हो जाती है, गुणवत्ता हो जाती है। तो आप इसे तैयार कर लें। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नांकित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन कर लें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, भाषा के पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही व्याकरण की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा एक क्रियात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है। तो ये भी प्रश्न ब्लूम की टैक्सोनॉमी से है, क्योंकि जो पैडागॉजी है कहीं न कहीं वह शिक्षा या शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और शिक्षा या शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वह किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी यानी शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से बार बार पैडागॉजी से संबंधित किसी भी विषय के पैडागॉजी में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। आप देख लेंगे तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, व्यवस्थापन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 है, प्रत्यास्मरण करना संज्ञानात्मक पक्ष के किस स्तर के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। ये भी जो संज्ञानात्मक पक्ष आया है ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी का पहला पार्ट है, तो वहाँ से है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, ज्ञान। और संज्ञानात्मक पक्ष के जो स्टेप है 6, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। आप इसे भी पढ़ लें, तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 है, परियोजना विधि का विकास किया था। ये प्रश्न बार बार हर पैडागॉजी के सब्जेक्ट जो अब तक आपके 3 ग्रुप ए बी सी हो चुके हैं उसमें बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। आपका तैयार भी होगा, आपका एक सब्जेक्ट का पेपर हो चुका होगा, आप देखे भी होंगे, तो आप तैयार कर लेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, किलपैट्रिक। और मॉरिसन का नाम आया है तो आप जानते ही हैं, मॉरिसन महोदय ने जो शिक्षण के 3 स्तर है, स्मृति स्तर शिक्षण, बोध स्तर और चिंतन स्तर, तो उसमें मॉरिसन महोदय बोध स्तर के प्रतिपादक हैं। आप तैयार कर लेंगे। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही ऑप्शन का आप चयन करेंगे तो एक अच्छे परीक्षण की जो विशेषता होती है वह ये 3 जो है वो महत्वपूर्ण है। जैसे विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आप समझ ही गए हैं और जानते भी हैं, ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 है, जब एक शिक्षक विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है तो वह उपयोग करता है। 4 विधियां हैं, तो विशिष्ट से सामान्य की बात हो रही है। आपको तैयार भी होगा, ये प्रश्न आया भी था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं और निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन ह्यूरिस्टिक विधि के प्रणेता है। यहाँ पे खोज विधि भी दे सकता है कि निम्न में से कौन खोज विधि के
प्रणेता हैं? तो ये हैं ऑप्शन ए आर्मस्ट्रांग, और ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है खोज करना, तो आप इसे तैयार कर लेंगे। डीवी से अगर बात कर लिया जाए तो डीवी जो हैं ये प्रयोजनवादी हैं, और डीवी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखे हैं और शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना है, तो आप इसे भी तैयार कर लें। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 13 है, भाषा का प्रारंभिक बोध होता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए अनुकरण एवं श्रवण से, क्योंकि जब भाषा की बात आती है, जब बालक का अपने वॉइस पे, आवाज़ पे नियंत्रण नहीं होता है, वह अभी स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाता है, तो वह अपने परिवार में ही भाषा का विकास प्रारंभ होता है। वह अनुकरण एवं स्वरण के माध्यम से भाषा को सीखता है। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित नहीं है? नहीं वाले प्रश्न को आप सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि नहीं वाला नहीं देखकर जल्दी ही आप कमांड कर जाते हैं कि करके सीखने पर आधारित अधिक विद्या है, तो आप तुरंत अगर तैयार है तो आप टिक कर देंगे, जो बाद में रिवीजन के समय पता चलता हो हम तो गलती कर दिए। और आप जानते हैं वो एमआर में जो सीट है उसको बदलना संभव नहीं होता है। अगर उसे आप काटेंगे पीटेंगे तो डर रहेगा कि आपका कहीं ऐसा ना हो कि आंसर की ही चेक ना हो और रिजल्ट आपका आईएनसी में आए, तो आप इसे सावधानी से पढ़िएगा। करके सीखने पर आधारित नहीं है तो प्रोजेक्ट विधि आधारित है, समस्या समाधान विधि आधारित है, प्रदर्शन विधि आधारित है, व्याख्यान विधि आधारित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी व्याख्यान विधि। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 15 है, विद्यालयों में सह पाठ्यक्रम गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन करें, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विद्यालयों में सह पाठ्यक्रम गतिविधियां आयोजित करने से छात्र के समग्र विकास में सहायक होती हैं, तो ऑप्शन बी सही है, ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 16 है, एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा है। तो एक प्रभावी शिक्षक वही होता है जो छात्रों को प्रेरित करे, उसे आगे बढ़ने का, भविष्य सुधारने का। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी है, एक अच्छा प्रेरक। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन एम कोरे से संबंधित है? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से तत्कालीन शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित समस्याओं को दूर किया जाता है। जैसा कि आप लोग अपने फाइल में क्रियात्मक अनुसंधान किए भी होंगे, तो इस प्रश्न का आंसर भी तैयार है, क्रियात्मक अनुसंधान ऑप्शन ए होगा। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग किए वे स्टीफन एम कोरे महोदय हैं। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए, प्रश्न संख्या 18 है, छात्रों के वर्तनी जन्य दोषों के निराकरण का उपयोगी उपागम है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, यहाँ पे छात्रों के वर्तनी जन्य दोषों की बात हो, निराकरण की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपचारात्मक शिक्षण। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 19 है कि DW के द्वारा निम्न में से कौन सी विधि प्रस्तुत की गई? तो इस प्रश्न का आंसर आप जानते ही हैं, DW सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सूक्ष्म शिक्षण। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 20 है कि ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? 4 ऑप्शन है, आप सही ऑप्शन का चयन करें, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई
संवृत्त ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये संवृत्त स्वर हैं। आप तैयार कर लेंगे। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 है। ये भी ब्लूम की शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण संबंधित है। सही ऑप्शन का आप चयन करें। ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक पक्ष से भी है, भावनात्मक पक्ष से है और मनोगत्यात्मक पक्ष से है। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 22 है। CGPA का पूरा नाम है, जो कि CBCS पैटर्न में लागू है, इसलिए यह प्रश्न बार बार रिपीटेड प्रश्न है, पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर आप जानते ही हैं। आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पर भी इसकी बात आई होगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, संचयी ग्रेड पॉइंट औसत। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 है। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन की तकनीक है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन कर लें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी। मूल्यांकन की जो तकनीक है वो प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, चेकलिस्ट है, यानी कि तीनों है। तो डी ऑप्शन सही है। आप लोग इसे तैयार करते रहें। अगले प्रश्न को देखें। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का अधिक से अधिक तैयार होगा। अगला प्रश्न है। पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली प्रारंभ की थी? तो आप जानते ही हैं। सही आंसर आप तुरंत गेस कर लिए होंगे। सही उत्तर ऑप्शन ए है, हर्बर्ट ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 25 है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन बी, विद्यापति। जो है विद्यापति मैथिल कोकिला के नाम से जाने जाते हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। आप तैयार कर लें। मैथिल कोकिल, विद्यापति। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या आपका 26 है। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही ऑप्शन का चयन करें। भाषा के जो मुख्य तत्व होते हैं आप जल्दी चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। ध्वनि, संकेत और चिन्ह ये भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। और रामचंद्र शुक्ल बड़े आलोचकों में एक हैं और मुझे गर्व होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम लेने से ही, क्योंकि मेरी जो मातृभूमि है वही इनकी पितृभूमि थी। तो रामचंद्र शुक्ल जी के पितृभूमि में मैं मातृभूमि मेरी बनी, मुझे बहुत ही गर्व का बात है। और हजारी प्रसाद ये आलोचक थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो ये अनाम दास का पोथा और बाण भट्ट की आत्मकथा जैसे प्रसिद्ध निबंध लिखे हैं। और राहुल सांकृत्यानन की बात कर लिया जाए तो राहुल सांकृत्यानन जी जो हैं यह घुमक्कड़ शास्त्र के यानी यथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक लिखे हैं। और यह बहुत ही बड़े जिज्ञासु थे और ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात करते थे। इसी प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्हीं के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में एक युग का नाम ही महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग पड़ा। तो आप इन्हें भी देख लें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28 है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो आप इसे तैयार कर लें। सही आंसर आपको पता भी होगा। यदि नहीं पता है तो आप इसे देख लेंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विशेषण। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 है। भाषा का मुख्य कौशल है।
4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना ये सभी भाषा के मुख्य कौशल हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 है। मातृभाषा का अर्थ है, मातृभाषा का अर्थ है परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मातृभाषा यह होती है जहाँ हम पैदा होते हैं वहाँ उस मातृभूमि में जो बोली जाती है। तो अगर जहाँ हम पैदा हुए तो परिवार की भाषा भी मातृभाषा है, माँ भी बोलेगी, माँ वो भी मातृभाषा, और पिता की भाषा भी मातृभाषा ही होगी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 है। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि जो है, इन ऑप्शन में अगर सही आंसर का हम चयन करें तो थोड़ा व्याख्या विधि और स्पष्टीकरण में डाउट क्लियर होगा, कन्फ्यूजन होगा। लेकिन अगर व्याख्यान न दे के व्याख्या दिया है और स्पष्टीकरण दिया है तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, स्पष्टीकरण विधि। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 32 है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 33 व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। तो यहाँ पे व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि पूछी जा रही है। 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, आगमन निगमन विधि। दोनों विधियाँ व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि मानी जाती हैं। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 है। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 33। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35 है। स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिपादक हैं। ये प्रश्न मैं पहले करा चुका हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर आप जान रहे हैं, जल्दी आप लिख लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट और मॉरिसन जो हैं ये बोध स्तर के प्रतिपादक हैं, बोध स्तर के। और हंट जो हैं ये चिंतन स्तर के हैं। तो आप लोग इन्हें तैयार कर लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 है। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। भाषा की प्रथम इकाई अगर पूछे तो आंसर दूसरा होगा, और भाषा की प्रथम सार्थक इकाई पूछे तो आंसर दूसरा होगा। आप लोग इस पे मैं बार बार आप लोगों से आग्रह, निवेदन और आदेशित करता हूँ कि आप लोग प्रश्न को बहुत ही एकाग्रता के साथ पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर गलती हुई तो आपका प्रश्न का आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर भाषा की प्रथम सार्थक इकाई की बात है। यहाँ अक्षर दिया हुआ है, शब्द दिया है, वाक्य दिया है, कोई नहीं दिया है। तो यहाँ पे प्रथम सार्थक इकाई की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, शब्द। यदि प्रथम को हटा दें और प्रथम रहने दें और प्रथम को रहने दें और सार्थक हटा दें कि भाषा की प्रथम इकाई होती है, तब अक्षर हो जाएगा। तो आप लोग इसे तैयार कर लें अच्छे तरीके से। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 है। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, सृजनात्मक गद्य। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप जो होता है वह सृजनात्मक गद्य। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 है। निम्न में से किस में शिक्षक के पक्षपात की संभावना सर्वाधिक होती है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी,
निबंधात्मक उत्तर में जैसे दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी जो हैं ये भी दीर्घ निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत ही आएंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा निबंधात्मक उत्तर में, क्योंकि निबंधात्मक उत्तर में शिक्षक को उसे के आधार पर जो लिखा रहता है छात्र निबंध, उसके आधार पर नंबर देना होता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा पक्षपात की संभावना रहती है। इसलिए आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 है, गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, चारों से चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को देखें और अंतिम प्रश्न है आप लोगों का। आप लोग अच्छे अंकों से पास हों, आप लोग तैयार कर लें। मैं ये नहीं कहता कि पूरा का पूरा ही 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लेकिन इस बात का मैं आश्वासन आपको देता हूं, आप इसके पहले मेरे वीडियो को, अन्य विषयों को देखे हैं, उसमें से आपको उन अगर टॉपिक को आप जहां मैं टच किया था अगर आप उसे देख लेंगे, गारंटी है वहां से ये हूबहू प्रश्न यही ना बने, लेकिन उसके आसपास से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो इस प्रश्न का देखा जाए, 40वां प्रश्न है, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुकरण विधि। तो मित्रों, इस प्रकार ये प्रमुख 40 प्रश्न रहे हैं। आप इन टॉपिक से जहाँ से मैं प्रश्न बनाया हूँ आप उसे तैयार कर लेंगे, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, और यही शुभकामना मेरी है। और आगे आप लोगों के 4th सेमेस्टर से संबंधित पाठ्यक्रम को मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और उससे पहले आप लोग अपने पेपर को अच्छी तरीके से तैयार करके, जो बचे हैं डी ग्रुप और ई ग्रुप का, उसे तैयार करके पेपर दें और थोड़ा सा मनोरंजन भी करते रहें। और उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल गतिविधि जहाँ हो चुकी हैं वहाँ के बच्चे 4th सेमेस्टर की तैयारी करें, और जहाँ पे प्रैक्टिकल गतिविधि नहीं हुई है उसे जल्दी से जल्दी आप लोग तैयार कर लें। और अपनी तैयारी ऐसी रखें कि बीएड करने के साथ ही साथ अगर आप टीजीटी के लिए तैयारी करते हैं तो टीजीटी के लिए तुरंत अपने सब्जेक्ट को मजबूत करें। और यदि आप प्राइमरी स्तर को चुनते हैं और जूनियर को चुनते हैं तो यहाँ पे आप लोग सी टेट और यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करें। और आप लोगों को अगर लगता है कि आप तैयारी करने में कोई असुविधा है तो आप बताइए, मैं आपको बेसिक्स से पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। मेरा उद्देश्य यही है कि जो हमारे बच्चे अभावाग्रस्त हैं, समस्याग्रस्त हैं, उन बच्चों को मैं मुख्य श्रेणी में ले आऊं। बाकी तो जो मुख्य श्रेणी के बच्चे हैं वो तो आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन भारत का एक राष्ट्र के रूप में संगठित विकास तभी होगा तब सभी लोगों को शिक्षा मिलेगी और बेहतर शिक्षा मिलेगी। मेरा यही उद्देश्य है। तो मित्रों, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।